सभी का एनपीटी क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एनपीटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट लेक्चर आप सभी ने देख लिया होगा और आशा करती हूँ कि आप लोगों के डाउट्स नहीं आए होंगे, क्योंकि किसी भी बच्चे ने भी कमेंट सेक्शन में कोई डाउट नहीं किया है। फिर भी मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कहीं किसी पॉइंट पे उनको समझ नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएं, ठीक है। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी को लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। उसी से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन आप ओपन कर लो, जिसमें आपको पेज नंबर 5 चैप्टर फर्स्ट चाइल्ड साइकोलॉजी में अपना फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, बाल अपराध के क्या कारण हैं, बाल अपराध की रोकथाम आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप यहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। ये बात एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें देखने को मिलती है कि जब भी किसी का जन्म होता है तो हम ये कहना, ये टिप्पणी देना बहुत ही गलत होगा कि कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी पैदा होता है, बल्कि जन्म होने के उपरांत या उसके पश्चात वो जैसे माहौल में रहा, जिस वातावरण में पला बड़ा, उसमें उसे किस तरह की परिस्थितियां देखनी पड़ी, वहीं से जन्म होता है अपराध का, ठीक है। तो हम अभी इसी चीज को डीप में पढ़ेंगे कि अपराध होने के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऐसा बच्चे को क्या सफर करना पड़ता है जिसकी वजह से वो अपराध करने पे मजबूर होता है, कि क्या सारे अपराध मजबूरी में करे जाते हैं या फिर अपराध करने के लिए कुछ अलग अलग प्रवृत्तियां भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो आगे कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और वह सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उसे अपराध माना जाता है, ठीक है। एक कोई भी बच्चा जो टीनेजर में आ चुका है और आसपास की चीजों को समझने के लायक है, फिर भी वो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां करता है या कुछ ऐसे स्टेप लेता है जो हमारे कानून के खिलाफ है, उसको ही क्या माना जाता है, अपराध। और यदि इस कार्य को परिपक्व बालक के द्वारा किया जाता है तो उसे बाल अपराध की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक कोई भी वयस्क बालक है, यानी कि अच्छी समझ आने के बाद जो हमारी कैटेगरी एज पर आर रोल डिसाइड की गई है, उस कैटेगरी के या उस एज के उपरांत या पश्चात किसी भी बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसी को क्या नाम दिया जाएगा, बाल अपराध। समझ आया कि बाल अपराध क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि बाल अपराध के क्या कारण हैं। तो देखते हैं अलग अलग साइंटिस्टों की इस बारे में अलग अलग तरह की राय आपको इस पेपर में या फिर इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा पहला साइंटिस्ट है बर्ड। इसके अनुसार उस बालक को अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। कि एक ऐसे बच्चे को, ऐसे बालक को बाल अपराधी कहा जाता है जो इस तरह की एक्टिविटीज करता है जिसके बाद उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बाल अपराधी। अब कहते हैं कि एक अलग साइंटिस्ट है न्यूमेन, उसके अनुसार बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो कि व्यक्तिगत सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। वही सेम चीज है कि एक ऐसे व्यक्ति को बाल अपराधी कहा जाता है जिसके द्वारा हमारे समाज में चल रही एक्टिविटीज के ऊपर कोई विपरीतार्थक असर पड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाल अपराधी।
अब देखो नेक्स्ट आता है कि बाल अपराध के कारण क्या क्या है, तो उसी को आगे पढ़ेंगे। इसमें हमें बताया गया है कि बाल अपराध को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हमारा पहला कारण है वंशानुक्रम कारण। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे शारीरिक कारण, थर्ड पढ़ेंगे सामाजिक कारण, उसके बाद आर्थिक कारण और लास्टली मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, ये 5 कैटेगरी है जिसमें बाल अपराध को बांटा गया है। सबसे पहला कारण आता है वंशानुक्रम कारण, कि जो भी बाल अपराध होते हैं उसमें हमारा वंशानुक्रम भी कैसा है, ये एक मेन रोल प्ले करता है। आप किस वंश में, किस परिवार में पले बड़े हो, आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो एक ऐसे समाज से हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही झगड़ों में अपना पार्ट रोल प्ले किया, या फिर उनके जो घर का वातावरण है वो किस तरह का है, उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे के अपराध करने के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं वंशानुक्रम कारण। अब वंशानुक्रम कारण को भी आगे 2 टाइप में बांट दिया गया, जिसमें पहला आता है शारीरिक लक्षण और दूसरा आता है सामाजिक कारण। अब शारीरिक लक्षण क्या हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई भी बच्चा जन्म से ही डिसेबल पैदा होता है, यानी कि उसके शरीर के अंग या उसके सोचने का तरीका एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, या फिर जितने भी अलग उसके सहपाठी हैं, उसके साथ के जो बच्चे हैं, उससे अगर उसका आईक्यू लेवल, उसके शरीर के अंग सही से काम नहीं कर पाते और लोगों का जो रवैया उसके साथ है वो उसके अंदर एग्रेशन भर देता है, जिसकी वजह से अपराध करने पे कोई भी बच्चा मजबूर होता है। ये रहता है इसका शारीरिक लक्षण। दूसरा आता है सामाजिक कारण, जिसमें बाल अपराध को सामाजिक कारण के ऊपर पढ़ने के लिए भी हमें 2 भागों में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला कारण आता है पारिवारिक कारण। अब परिवार की वजह से अपराध कैसे हो सकते हैं, ये कहता है कि पहला रीजन है टूटा परिवार, यानी कि आप लोगों का जो परिवार है उसमें जितने भी सदस्य हैं, माता पिता हैं, अगर उनकी बॉन्डिंग आपस में नहीं बन रही तो उस चीज का भी बच्चे के आईक्यू लेवल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है अशिक्षित माता पिता। अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता उतने शिक्षित नहीं हैं कि आपको एक सही गाइडेंस दे पाए, तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है किसी भी बच्चे के अपराध करने का। तीसरा कहता है कि माता पिता द्वारा तिरस्कार। जैसे ही कोई बच्चा कोई क्राइम करता है, कोई गलती करता है और उसके माता पिता द्वारा उसको तिरस्कार जैसी भावनाएं अनुभव करवाई जाती हैं, तब भी बच्चे का एग्रेशन लेवल बढ़ता हुआ देखा गया है। ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर थ्योरी होती है, जिसको पढ़ने के बाद ही ये सारी टिप्पणियां आपको इन किताबों में देखने को मिलती है। उसके बाद सेकंड बड़ा रीजन आता है, ये तो हमने पढ़ा कि पारिवारिक कारण क्या क्या हो सकता है समाज में अपराध करने के। दूसरा हम पढ़ेंगे परिवार के कुछ बाहरी कारण। उसमें क्या हो सकता है, उचित मनोरंजन संबंधी साधनों की कमी। अब कहता है कि हमारा जो समाज है उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिनके पास मनोरंजन के, ऐसा बच्चा जिसके पास मनोरंजन के सभी साधन समय से पहले उपलब्ध रहते हैं, और दूसरा बच्चा जिसके पास आर्थिक स्थिति की वजह से वो मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। तो वो जो कंपैरिजन लेवल होता है उसकी वजह से भी बच्चा क्या है, अपराध करना शुरू कर देता है। जैसे कि मार पिटाई करना, जुआ खेलना, ताश खेलना, ये सारे कंपैरिजन के ही लक्षण है जिसकी वजह से अपराध हमारे समाज में बढ़ता है। उसके बाद हमारा दूसरा बड़ा कारण देखा गया है संगी साथी। आप कैसी संगत में रहते हैं, आपके आसपास के सहपाठी कैसे हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, जो भी अपराधी होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो अपने संगी साथी के साथ एक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सामूहिक अपराध को भी आगे बढ़ावा मिलता हुआ देखा गया है। समझ आया? अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये तो हमने पढ़ा कि बाल अपराध
अपराध क्या होता है, किस कारण से होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बाल अपराध की रोकथाम कैसे की जा सकती है। उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से बाल अपराध को रोका जा सकता है। जैसे कि माता पिता द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, ठीक है, सरकार द्वारा भी उपचार किया जा सकता है, या मानसिक चिकित्सकों द्वारा भी इसका उपचार किया जा सकता है। अब कहते हैं कि माता पिता द्वारा उपचार कैसे संभव है, कि सबसे पहली बात तो वो अपने बच्चों के साथ एक कड़ा व्यवहार में रखें। दूसरा, बालकों की रुचि के अनुकूल सहानुभूति प्रदान करना शुरू कर दें, या फिर निर्दयता के व्यवहार में थोड़ी कमी कर दें, आपसी गलतफहमियों को दूर कर दें, माता पिता का पूर्ण उत्तरदायित्व निभाना। ये सारे कारण हमारे उपचार में आ सकते हैं माता पिता द्वारा। अब सरकार द्वारा उपचार क्या क्या हो सकते हैं। जब भी कोई बच्चा अपराध करता है तो उसके लिए सरकार अलग अलग तरह से उपचार कर सकती है। जैसे कि वो किशोर न्यायालय बना सकती है, उसमें सुधार गृह भी सम्मिलित रहता है, जिसमें किशोर सुधार गृह भी आता है और वयस्क सुधार गृह भी आता है, जिसमें बच्चों को एज अ ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है, जिसमें उन्हें अलग अलग तरह के कार्य करवाए जाते हैं, या ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें रहकर वो अपराध करना स्वयं छोड़ देता है। ये सारी चीजें आती हैं हमारी सरकार के द्वारा उपचार। उसके बाद ये कहता है कि मानसिक चिकित्सकों द्वारा उपचार। जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब्ड पैदा होते हैं उनको मानसिक चिकित्सकों द्वारा भी उचित समय रहते हुए उपचार दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी AFC क्लासेस की तरफ से अपने डाउट्स ले सकते हैं। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है हम डाउट क्लासेस भी रखेंगे, जिसमें आप लोग जो भी डाउट आप लोगों का आता है आप कमेंट सेक्शन में इस चीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप लोगों को एक चीज मेंशन कर देती हूँ, आगे के जो आपके लेक्चर्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल के थ्रू कन्वे होंगे। तो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है किसी भी प्रकार की कि आप लोगों के एग्जाम कब होंगे, प्रैक्टिकल कैसे होती है, एग्जाम में क्या सॉफ्टवेयर यूज होगा, ऑफलाइन एग्जाम होंगे या ऑनलाइन होंगे, ये जो सारी क्वेरीज आप लोगों की हमसे पूछी जाती है वो सभी आपको इसी चैनल के थ्रू ही कन्वे की जाएगी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल क्या है, व्हाट इज प्ले? खेल और कार्य में क्या अंतर है, इसकी परिभाषा और विशेषताएं बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है तो आप यहां से भी इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। आंसर देखेंगे इसका। अब देखो खेल क्या है, ये कहता है कि खेल एक सार्वभौमिक क्रिया है। जब से व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में इतिहास गवाही देता है तब से उसकी खेल की प्रवृत्तियों की जानकारी भी देता है। बालक युगों से खेल खेलते आ रहे हैं। सभी देश, समाज और जाति के बालक अपनी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार खेल खेलते हैं। अब ये कहता है कि खेल क्या है, एक तरह की क्रिया है जिससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हर बालक, हर जाति का, हर समाज का अपने सामर्थ्य और अपनी रुचि के अनुसार खेल खेलता है जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये कहते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य भी क्या है, एक तरह की क्रिया है जिसे हम हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। बार बार खेलने से हमें आनंद की प्राप्ति होगी, बार बार एक ही कार्य करने से हम ऊब जाते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है खेल और कार्य में। समझ आ गया? इस क्वेश्चन में खाली यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, बाकी आप एक बार इसके पॉइंट पढ़ोगे तो भी आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्ले, यानी कि
खेलों के कितने प्रकार हैं, इसे समझाइए, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां से भी इसको पढ़ सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहते हैं कि खेल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्ले इन विच फर्स्ट इज, पहला रहेगा सक्रिय खेल और दूसरा रहता है असक्रिय खेल। हम पढ़ेंगे कि सक्रिय खेल क्या होता है। सक्रिय खेल वह खेल है जिसमें बालक को आनंद एवं स्वयं अपनी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप आता है। सक्रिय खेल एक ऐसा खेल माना जाता है, एक ऐसी क्रिया मानी जाती है जिसमें खुद की एक्टिविटी, अपनी क्रियाओं से ही बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है। बालक खेलों के माध्यम से आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे कि ज्यादातर बच्चे सक्रिय खेल खेलना ही पसंद करते हैं। अब कौन कौन से खेल होते हैं, जैसे सक्रिय खेलों में साथियों की आवश्यकता पड़ती है। लड़कियां लड़कों की तुलना में कम सक्रिय खेल खेलना पसंद करती हैं। सक्रिय खेलों का बालक के स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। दुर्बल एवं बीमार बच्चा सक्रिय खेलों को खेलने में कम रुचि रखता है। बालक का वातावरण भी सक्रिय खेल के प्रकार को प्रभावित करता है। सक्रिय खेलों को बालक की बुद्धिमत्ता भी प्रभावित करती है, क्योंकि ये इस तरह के खेल है जो एक समूह में एक साथियों के साथ ही खेले जाते हैं, तो इस चीज का काफी असर पड़ता है बालक के दिमाग पर। ठीक है, अब कौन कौन से खेल हो सकते हैं जो हम सक्रिय खेलों के नाम बोल सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है कल्पनात्मक खेल। जब हम अपनी बाल अवस्था में थे तो हम इमेजिनरी खेल खेलते थे, जिनको कल्पनात्मक खेल बोलते थे, जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, सभी चीजें हमारी कल्पना के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गुड्डा गुड्डी का खेल आप लोगों ने खेला होगा, तो वो सारे खेल किस कैटेगरी में आते हैं, कल्पनात्मक खेल। दूसरा आता है संग्रहात्मक खेल। संग्रहात्मक खेल क्या होता है, जब कोई भी बालक एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का संग्रह करना शुरू कर देता है और उससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, संग्रहात्मक खेल। तीसरा आता है शारीरिक खेल। शारीरिक खेल वो खेल है जिसके द्वारा आप अधिक तरह से शारीरिक क्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि ये खेल वृद्धि, विकास, मांसपेशियों के लिए या क्रियात्मक विकास के लिए उपयोगी होते हैं। उसके बाद कहता है स्वतंत्र खेल। वे खेल जो पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ खेले जाते हैं, जिसमें ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना ही हमें किसी साथी की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, आपने गुल्ली डंडा का खेल खेला होगा या फिर गुड्डा गुड्डी का खेल खेला होगा, ये सब किसमें आते हैं, स्वतंत्र खेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे संगठित खेल। नाम से पता चल रहा है जो पूरे समूह के साथ खेले जाते हैं, ऐसे खेलों को हम क्या बोलेंगे, संगठित खेल। जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, ये सब किसमें आते हैं, संगठित खेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, मनोरंजन एवं असक्रिय खेल। असक्रिय खेल क्या होते हैं, वो खेल जो इंडिविजुअली खेले जाते हैं या सिर्फ मनोरंजन की प्राप्ति के लिए खेले जाने वाले खेलों को हम क्या बोलते हैं, असक्रिय खेल। जैसे कि टेलीविजन देखना, कार्टून देखना, वीडियो गेम, संगीत सुनना, कहानी या कॉमिक्स पढ़ना, ये सभी खेल किसमें आते हैं, असक्रिय खेल। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा खेलों के प्रकार। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। AFC क्लासेस की तरफ से आप सभी के डाउट एज सुन एज पॉसिबल आपको क्वेरी सारी सोल्व की जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको स्टडी कैसी लगी है। धन्यवाद।